नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब हैं। पारख साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। और पिछले 4 एपिसोड से आप लगातार देख रहे हैं। हर सप्ताह हम एपिसोड लेकर के आ रहे हैं, खास करके फ्राइडे को लेकर के आ रहे हैं। बाकी दिन भी हम रेगुलर करेंगे उसको। अभी अब तय नहीं किया एग्जैक्टली समय क्या हो, लेकिन शुक्रवार को हम लेकर के आते हैं, बाकी दिनों में भी कुछ करेंगे। तो पारख साहब जो है भारतीय सिनेमा या कहिए कि हिंदी सिनेमा की यात्रा कथा हमें बतला रहे हैं और बड़ी डिटेल से बतला रहे हैं। और प्रोफेसर पारख साहब के बारे में आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 30 से ज़्यादा साल अध्यापन का कार्य किया है और इग्नू में हिंदी के प्रोफेसर रहे और जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी रहे हैं। लेकिन सिनेमा उनका बड़ा पसंदीदा विषय रहा और सिनेमा पे कई किताबें उन्होंने लिखी है। बड़ी चर्चित और परिचित किताबें पढ़ाई भी जाती है। और बाकी यूनिवर्सिटियों में भी जहाँ सिनेमा की पढ़ाई होती है, वहाँ जबरीमल पारख साहब की किताबों को पढ़ाना अपरिहार्य है, अनिवार्य है। क्योंकि जिस तरीके से सिनेमा की व्याख्या, सिनेमा को देखते हैं, लोक जीवन, आम आदमी, सिनेमा, साहित्य, इन सब का किस तरीके से घालमेल, हालांकि सही शब्द नहीं है, लेकिन मिश्रण कह सकते हैं कि सम्मिश्रण हुआ और भारतीय सिनेमा किस तरह से शेप लेता रहा, किस तरह से बदलता रहा, उस भारतीय सिनेमा की बात कर रहे हैं लगातार पारख साहब। आज हम 5वें एपिसोड में हैं और पिछले एपिसोड में पारख साहब ने बात की थी कि किस तरह से सिनेमा पर, भारतीय सिनेमा पर संविधान और नेहरू का प्रभाव पड़ा। किस तरह से भारतीय सिनेमा को मदद करने के लिए सरकार ने कई संस्थाएं बनाई और फिल्म्स डिवीजन से लेकर के सेंसर बोर्ड और तमाम चीजें। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम आज चर्चा करेंगे 1950 से लेकर 1965 के दौर की फिल्मों के बारे में। ये जिसे हम राजनीति की दृष्टि से नेहरू एरा के नाम से जानते हैं, नेहरू युग के नाम से जानते हैं। ये वह समय है जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारी आज़ादी के आंदोलन के कुछ ऐसे प्रमुख नेताओं में से थे जिनका बहुत दूर तक प्रभाव पड़ा। धर्म की दृष्टि से, भाषाओं की दृष्टि से, अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ रहते आए हैं। ऐसे देश में सिनेमा जो है वो एक तरह का नहीं हो सकता, न एक भाषा का हो सकता है, न उसमें जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है वो एक तरह की हो सकती है। उसमें अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियाँ हमें देखने को मिलेगी। अब हमें हिंदी सिनेमा की ही बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। हिंदी सिनेमा की शुरुआत जिन लोगों ने की, जिसे हम हिंदी सिनेमा कह रहे हैं, दरअसल उसे हिंदी भाषियों ने नहीं किया शुरू, उसे मराठी लोगों ने किया, उसे बंगाली लोगों ने किया, उसे पंजाबी लोगों ने किया। अगर आप देखें तो शुरुआत ही जैसे दादा साहब फाल्के, वो मराठी थे, और उसके बाद हिंदी के जो बड़े फिल्मकार हुए, चाहे महबूब हो, चाहे बिमल राय हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे गुरुदत्त हो, ये कोई भी ऐसा नहीं था इसमें से जो हिंदी भाषी हो। कोई पंजाब से आया था, कोई अविभाजित भारत के किसी जगह से आया था, जैसे राज कपूर, बलराज साहनी वगैरह सब उस हिस्से के रहने वाले थे जिसे आज हम पाकिस्तान के तौर पर जानते हैं। बंगाली थे, हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जो है अलग अलग भाषाओं के थे, हमारे संगीतकार अलग भाषाओं के थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदी जो है वो एक ऐसे लोगों द्वारा, ऐसे फिल्मकारों द्वारा बनाई जा रही थी जो हिंदी भाषी भले ना हो, लेकिन जो ये समझते थे कि हिंदी, या जिसे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी कहना बहुत ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान के सभी लोगों तक पहुँचती थी। वो केवल वह हिंदी नहीं थी जिसे संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहते हैं, वो वह हिंदी नहीं थी जिसमें अरबी फारसी के शब्द ही भरे होते हैं, बल्कि यह वह हिंदी थी जो बोलचाल की भाषा के रूप में पूरे हिंदुस्तान में समझी और बोली जाती थी।
और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी शुरुआत हालांकि आज़ादी से पहले हो गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो देश के बड़े बड़े फिल्मकार थे उन्होंने हिंदी में फिल्में बनाई। हम आज चर्चा शुरू करेंगे कि ये जो फिल्में बन रही थी, इस फिल्मों के पीछे कौन सी दृष्टि काम कर रही थी। वो दृष्टि काम कर रही थी हमारे संविधान की। संविधान जिन मूल्यों पर आधारित था, उस संविधान के मूल्यों को इन फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया, लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि ये ध्यान देने की बात है कि हिंदुस्तान में जो संविधान बना वो दुनिया का शायद सर्वोत्तम संविधान है, जिसमें अलग अलग जाति, धर्म, नस्ल के लोगों को एक साथ रखने और एक साथ लेकर चलने की बात कही गई है। लेकिन हिंदुस्तान वास्तव में ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान धर्म के आधार पर बंटा हुआ था, जाति के आधार पर बंटा हुआ था, नस्ल के आधार पर बंटा हुआ था, भाषा के आधार पर बंटा हुआ था, क्षेत्र के आधार पर बंटा हुआ था। ऐसे अलग अलग तरह के विभाजनों से ग्रस्त देश को एकजुट रखना कोई बहुत मामूली बात नहीं होती। इसे जो तत्कालीन सरकार थी नेहरू के नेतृत्व में, वह तो ये काम कर ही रही थी, बल्कि फिल्मों के माध्यम से वह काम हो रहा था। अब मैं आपके सामने कुछ फिल्मों की चर्चा करूंगा, जिससे कि इस बात को समझा जा सके कि ये जो फिल्में बन रही थी वो किस तरह से इस नए भारत को अभिव्यक्त कर रही थी। और इस दृष्टि से देखें तो ये जो लोकतांत्रिक भारत बना था, ये जो लोकतांत्रिक भारत बना था, ये लोकतांत्रिक भारत किस तरह के संघर्षों से बना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ध्यान देने की बात है कि संविधान के मूल्यों का प्रचार तो इन फिल्मों के माध्यम से हो रहा था, लेकिन सत्ता का प्रचार नहीं हो रहा था। जहां जरूरत समझी, इन फिल्मकारों ने सत्ता की आलोचना भी की। हम उन फिल्मों की भी चर्चा करेंगे। यानी कि अगर यह कहा गया कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, मदर इंडिया का बहुत ही चर्चित गाना है, वहीं प्यासा का वह गाना भी याद होगा आपको कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो आप देखेंगे कि यही वो दौर है जहाँ आलोचना भी है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी है। तो हम इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक फिल्म की चर्चा करूँगा, मुगल आजम की। मुगल आजम कई दृष्टि से बहुत ही प्रतीकात्मक फिल्म है इस दौर की। इस फिल्म के बनने की शुरुआत जो है आज़ादी से बहुत पहले हो गई थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस फिल्म के बनने की शुरुआत उससे 7, 8, 10 साल पहले हो गई थी। और आज़ादी के बाद 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई, यानी कि करीबन 15-16 साल इस फिल्म को बनने में लगा। ये फिल्म एक दंत कथा पर प्रचलित थी, वास्तविक इतिहास नहीं था। ये दंत कथा पर प्रचलित थी, लेकिन अकबर के समय के दंत कथा पर प्रचलित थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है ये। मैं इसकी थोड़ी चर्चा करूँगा, किसी एक प्रोग्राम में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम नेहरू युग को समझना चाहते हैं तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत ही मददगार होगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी संक्षेप में चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि हम ये समझें कि हमारे आरंभिक संघर्ष जो देश की आज़ादी के बाद हमारे सामने थे, उस आरंभिक संघर्षों को फिल्मकार किस रूप में ले रहे थे। एक सबसे बड़ा जो फर्क आया था वो यह है, देश का विभाजन हो गया था धर्म के आधार पर, और मतलब लाखों लाख लोगों को अपनी ज़मीन से उखड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। पंजाब की पश्चिम में पंजाब की तरफ और पूरब में जो है बंगाल की तरफ। ये जो विभाजन हुआ, ये दुनिया में अपनी तरह का विस्थापन की एक सबसे दर्दनाक, सबसे बड़ी घटना थी। लेकिन उसके बावजूद, और दंगे हुए, उस दंगे में लाखों लोग मारे गए, हजारों औरतों को बेइज्जत किया गया, और हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसके बावजूद इस देश को एकजुट रखने का काम करना था, और एकजुट रखने का, जैसा मैंने बताया कि हमारे संविधान ने किसी धर्म आधारित राज्य की संकल्पना नहीं रखी, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना रखी। मुगल आजम हमें यह बताती है
कि ये देश जो है किसी एक धर्म या एक देश के द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अकबर जो है वो एक उदारवादी राजा था, मुसलमान था लेकिन सभी धर्मों का आदर करता था। उसकी पत्नी जो थी वो एक राजपूत स्त्री थी, और राजपूत स्त्री थी, और उसने उस राजपूत यानी कि एक अलग धर्म की स्त्री थी, उसके बावजूद उसने उससे विवाह किया और उसे पटरानी बनाया। न केवल पटरानी बनाया बल्कि उसका जो बेटा था सलीम, वो ही अगला बादशाह बना, जिसे इतिहास में हम जहांगीर के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये कहानी हमें कुछ और भी बताती है। कहानी ये बताती है कि सलीम जो है एक अनारकली नाम की मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है जो कनीज है, दासी है। लेकिन अकबर कनीज से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वह मुसलमान है, एक ही धर्म है, सलीम का धर्म वही है जो उस अनारकली का धर्म है। अकबर इतना उदार है कि वह खुद जो है एक राजपूत स्त्री से विवाह कर सकता है, लेकिन वह इतना उदार नहीं है कि एक दासी की बेटी से अपने उस बेटे का विवाह कर दे जो आगे जाकर हिंदुस्तान का बादशाह बनने वाला है। संघर्ष कहाँ है? संघर्ष धर्म में नहीं है, संघर्ष है क्लास में। चूंकि वो अलग अलग क्लास के हैं इसलिए अकबर तैयार नहीं होता। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह जो है उसकी पत्नी जो एक कनीज हो, एक दासी हो, और यही मुख्य संघर्ष है। आप देखेंगे कि ये अगर हम वर्तमान हिंदुस्तान को रखें, नेहरू को हिंदुस्तान को सामने रखें, तो ये एक रूपक है। रूपक इस अर्थ में है कि ये ठीक है कि हमने संविधान ऐसा बना लिया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है, लेकिन जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट फिर भी बना रहता है। यानी कि हमने समाजवादी किस्म का समाज बनाने का संकल्प किया, लेकिन पूंजीवाद को पनपने का मौका भी दिया, और पूंजीवाद को जो पनपने का मौका दिया ये ही प्रतीकात्मक रूप में हमें इस फिल्म में भी दिखाई देता है और दूसरी फिल्मों में भी दिखाई देता है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था नेहरू युग का, इस कॉन्ट्रडिक्शन को इन फिल्मकारों ने सामने रखा। दूसरी और चीज़ देखिए, अकबर के बहाने के आसिफ जो इस फिल्म के निर्देशक थे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो इस फिल्म की कथा पटकथा से जुड़े हुए थे, वे सब प्रोग्रेसिव लोग थे। उन्होंने क्या बताया कि उस राज्य में एक संग तराश था। संग तराश है ना, मूर्तिकार, और वो मूर्तियाँ बनाता था। और वो कैसी मूर्तियाँ बनाता था? वो मूर्तियाँ बनाता था राजशाही के जुल्मों की। उसके यहाँ पर जो बड़ी बड़ी दीवारों पर भित्ति चित्र थे, वो भित्ति चित्र थे जिसमें किसी में हाथी के नीचे कोई आदमी कुचला जा रहा है, किसी की गर्दन काटी जा रही है। इस तरह की यथार्थवादी कला अकबर के ज़माने में नहीं होती थी। यह वर्तमान युग की चीज़ है। ये यथार्थवाद कला के अंदर ये यथार्थवाद वर्तमान है, जिससे कि फिल्मकार ने अकबर के समय में आरोपित कर दिया। इसी तरह से जब सलीम को फांसी की सज़ा दी जा रही होती है, उस समय वही संग तराश जो है वो एक जुलूस लेके आ जाता है। हजारों लोग उसके पीछे हैं और ए मोहब्बत जिंदाबाद का नारा लगाता है। ए मोहब्बत जिंदाबाद का गीत गाते हुए आता है। ये मोहब्बत जिंदाबाद हर चीज़ से ऊपर है। ये प्यार जो है, प्यार किया तो डरना क्या, कि प्यार ही हमारा मूल्य है। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक बड़े मूल्य के साथ ये फिल्म हमारे सामने आती है। हमारे जो अंतर्विरोध है हमारे समाज के, उस अंतर्विरोधों को भी सामने रखती है और एक आदर्श भी सामने रखती है। आप देखेंगे कि अकबर जिन मूल्यों में विश्वास करता है, संग तराश भी उन्हीं मूल्यों में विश्वास करता है। ये मोहब्बत जिंदाबाद के गाने में जो है किसी धर्म का अपमान नहीं है, सभी धर्मों की प्रशंसा की गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि
उसके आसपास ही बनी हुई फिल्म फूल का फूल का वह गाना जो शाहिर ने लिखा था कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये फिल्में जो बन रही थी उस समय, इस फिल्मों के सामने अगर हमारा हिंदुस्तान, जिसके संवैधानिक मूल्य ऐसे थे, जिसमें बराबरी की बात थी, जिसमें जो है एक ऐसा समतावादी समाज बनाने की बात थी, लेकिन उसके उसके जो खतरे थे उसकी तरफ भी फिल्मकार बराबर ध्यान दिला रहे थे। इस मुगल आजम फिल्म के अंदर अनारकली को एक बार जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे सुबह से मतलब उस ऊपर से नीचे तक हथकड़ियों में जकड़ा जाता है। वो चित्र आपने फिल्म देखा हो तो वो चित्र याद कर सकते हैं। जंजीरों में जकड़ी हुई होती है वो। ये जंजीरों में जकड़ी हुई प्रतीकात्मक है कि स्त्री जो है आज़ादी के बाद में भी अभी भी बहुत सारी जंजीरों में जकड़ी हुई है और उसे उसकी दीवार उसे उससे मुक्ति दिलानी है। अंत में फिल्म में उसे एक दीवार में चुनवा दिया जाता है। ये दीवार में चुनवाने का मतलब है कि वो चुप रहे, देश आगे बढ़ेगा लेकिन स्त्री की कोई भूमिका नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो थे, इस कॉन्ट्रडिक्शन से भी लड़ाई हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय की सत्ता या नेहरू इस विचार के थे, लेकिन सत्ता का जो चरित्र होता है उसके प्रति सावधान रहने की जो कोशिश हो रही थी वो इन फिल्मों के माध्यम से हो रही थी। ये फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, ये जागरूकता के लिए भी थी और इस दृष्टि से इन्हें देखना चाहिए। और ऐसी कई फिल्में बनी हैं उस ज़माने के अंदर जिनका मैं नाम का थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी फिल्में बनी और किस तरह की फिल्में बनी हैं और कौन फिल्मकार थे, और जिनकी हम आगे विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। जैसे उस समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्मकार थे वी शांताराम। वी शांताराम ने 1947 के बाद भी लगातार फिल्में बनाई। वी शांताराम की प्रभात फिल्म्स की कुछ फिल्मों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। वी शांताराम ने 2 आंखें 12 हाथ फिल्म बनाई। 2 आंखें 12 हाथ फिल्म एक नया प्रयोग था जिसमें यह बताया गया था कि जेल में कैद रख कर सजा देने की बजाय अपराध करने वालों को अगर एक नया जीवन जीने का अवसर दिया जाए तो वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। 2 आंखें 12 हाथ में उन 6 कैदियों को जिनको फांसी की सज़ा हुई है उनको जेलर एक गांव में रखता है, खुले में रखता है। वो खेती करते हैं, अपना जो भी पैदावार करते हैं उसे बेचते हैं और इस तरह से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ भी है कि ये अपराधी तो बदल जाते हैं, लेकिन जिस अपनी पैदावार को लेकर वो मंडी में जाते हैं वहाँ के जो व्यापारी है वो नहीं बदलते। वो उसी तरह से लूट खसोट में विश्वास करते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि केदार शर्मा ने जोगन फिल्म बनाई थी जो अध्यात्म और प्रेम के बीच के संघर्ष की बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। राज कपूर ने आवारा, बूटपाली, श्री 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है अब दिल्ली दूर नहीं, इनमें से हर एक फिल्म ये राज कपूर के पहले दौर की फिल्में हैं। उसके बाद में वो मेरा नाम जोकर के बाद में या उससे भी पहले कुछ रोमांटिक फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन ये यथार्थवादी फिल्में हैं और समाजवाद से प्रेरित फिल्में हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं। इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। इसी तरह से महबूब खान ने, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई थी, उन्होंने इसी दौर में आन, अमर जैसी फिल्में भी बनाई। और मदर इंडिया के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने 1940 में औरत नाम से एक फिल्म बनाई थी जिसका ही उन्होंने एक तरह से पुनर्निर्माण किया था। मदर इंडिया 1957 में बनी थी और ये वो फिल्म थी जो वहाँ पर भी गई थी अमेरिका में, जिस ऑस्कर अवार्ड के लिए विदेशी उसमें। तो इस रूप में आप देखेंगे। इसी तरह से हेमेन गुप्ता थे एक फिल्मकार,
बंगाल के, उन्होंने हिंदी में आनंद मठ और काबुली वाला फिल्म बनाई। 2 बीघा ज़मीन, सुजाता, देवदास, यहूदी, मधुमती, ये सब फिल्में जो है वो बिमल रॉय ने, बंदी नहीं, ये सब बिमल रॉय ने बनाई थी। जिया सरहदी ने फिल्म बनाई थी हम लोग, फुटपाथ, आवाज़। ख्वाजा अहमद अब्बास ने, जिनकी फिल्म की चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले, धरती के लाल, उन्होंने बाद में भी आसमान महल और शहर और सपना, चार दिल चार राहें फिल्म बनाई थी। राजेंद्र सिंह बेदी ने गर्म कोट फिल्म बनाई थी। यश चोपड़ा ने धूल का फूल बनाई थी। अनुराधा, मुसाफिर, अनाड़ी, ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। ये सब फिल्में नेहरू एरा में बनी हुई फिल्में हैं। इसी में एक फिल्म मुगल आजम थी जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, वो के आसिफ ने बनाई थी। के आसिफ ने बहुत फिल्में नहीं बनाई, 2 फिल्में मुश्किल से बनाई थी, और ये एक फिल्म बनाई मुगल आजम 1960 में जो रिलीज हुई थी, वो एक अमर फिल्म बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि इस दौर की ये जो फिल्में हैं, इस दौर की, और गुरुदत्त की 3 फिल्मों की चर्चा भी मैं करना चाहूँगा, प्यासा, कागज़ के फूल और साहब बीबी और गुलाम। इसके अलावा भी उन्होंने फिल्में बनाई, 14वीं का चांद भी बनाई, और आर पार बनाई, मिस्टर एंड मिसेज 55 बनाई। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो 3 फिल्में हैं, प्यासा, कागज़ के फूल और साहब बीबी और गुलाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। अगर देखा जाए तो नेहरू एरा की ये जो फिल्में हैं, नेहरू युग की फिल्में हैं, जो लगभग 15 साल के दौर में बनी है, ये हमारे हिंदी का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ये केवल फिल्मों की दृष्टि से नहीं, यानी कि इसमें इनमें जो कहानियाँ कही गई है उस दृष्टि से नहीं, आप अगर कलाकारों की दृष्टि से देखें तो उसमें उस समय जो कलाकार हमारे सामने आते हैं, अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, देवानंद, ये बड़े कलाकार हैं। मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, इस मतलब वहीदा रहमान, ये ऐसे कलाकार हैं जिन पर आज भी हम गर्व कर सकते हैं। इसी तरह से संगीतकार के तौर पर देखें तो नौशाद है, खयाम है, सलील चौधरी है, शंकर जयकिशन है। इसी तरह से जो गीतकार थे, शैलेंद्र, साहिर, मजरू, प्रेम धवन, शकील बनाइनू। तो एक तरह से ये युग जो था बहुत ही संपन्न युग था, और इस संपन्न युग को संभव बनाया उन फिल्मकारों ने जिनके पास में आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे, और आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे, उनसे प्रेरित थे। वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि ये जो आगे बढ़ने की ये लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। एक दो लाइन में चर्चा करके मैं इसे समाप्त करना चाहूँगा कि जैसे 1953 में 2 बीघा ज़मीन फिल्म बनी, नेहरू ने यह नारा दिया था कि अगर हमें विकास करना है तो हमें औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास करना होगा। केवल जो है खेती के बल पर हम विकास नहीं कर सकते, औद्योगिक विकास करना होगा। 1953 में विमल रॉय फिल्म बनाते हैं 2 बीघा जमीन, जहां एक किसान की 2 बीघा जमीन जो है जमींदार हड़प लेता है, क्योंकि वो उसने कुछ 50 रुपये कर्ज लिया था, जो बढ़कर ब्याज सहित 235 रुपये हो गए। वो कहता है कि मुझे ये जल्दी से जल्दी चुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ज़मीन हड़प लूँगा, जो कि हड़प ली जाती है क्योंकि वहाँ पर एक उद्योग लगना है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर उद्योगीकरण होना है तो वो क्या किसानों की कीमत पर होगा, उनको बर्बाद करके होगा? ये सवाल जो 1953 में बना था, आप याद करें, उसे प्रेमचंद ने रंगभूमि में उठाया था। यह वही सवाल है जो आज तक बराबर उठता रहा है जब भी उद्योगीकरण होता है और उद्योगीकरण के नाम पर किसानों की, आदिवासियों की ज़मीनें ले ली जाती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे नया दौर पर हम ले सकते हैं, जहाँ पर गांव में तांगे चलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक
बस आ जाती है और टांगे वाले सब बर्बाद हो जाते हैं। यानी कि मशीनीकरण करने का परिणाम कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो परंपरागत काम है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो उस समय जो फिल्मकार थे वो जागरूक थे, वो उन सवालों को सामने रख रहे थे और उन्हें कोई रोकता नहीं था। उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता था, उन्हें यह नहीं कहा जाता था कि तुम इस तरह की बातें करोगे तो देश का विकास कैसे होगा। नहीं, उस आलोचना का स्वागत किया जाता था, उनको उनको प्रशंसा की जाती थी। और जो 1953 से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लग शुरू हुए थे, वो राष्ट्रीय पुरस्कार इन आलोचना करने वाली फिल्मों को भी मिल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये जिनके नाम मैंने आपके सामने अभी फिल्मकारों के रखे हैं, ये सब फिल्मकार वे हैं जो उस समय हमारे राष्ट्रीय गौरव समझे जाते थे। तो इस दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही गर्व योग्य पीरियड था। अब हम इस पीरियड के अलग अलग मसलों को, जैसे कि किसानों के सवाल को जिससे संबंधित 2 बीघा ज़मीन है, मदर इंडिया है और भी कुछ फिल्में हैं, इसी तरह से स्त्री की मुक्ति के सवाल को हम लेंगे, मध्य वर्ग के उदय के सवाल को लेंगे, हम पूंजीवाद का जो उदय हो रहा था उसके सवाल को लेंगे, बच्चों की शिक्षा का सवाल लेंगे। ऐसे कई सवाल लेके कुछ फिल्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि नेहरू युग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और इसके साथ जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ हम ये भी बताएंगे कि इसी नेहरू युग में जो हिंदी से इतर भाषाओं में फिल्में बन रही थी, ये न भूलें कि दूसरी भाषाओं में जैसे कि बंगला के अंदर सत्यजीत राय ने 1955 में पठेर पांचाली बनाई थी और उसके बाद में उन्होंने और कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्मकार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो माने जाते हैं। इसी तरह से ऋत्विक घटक है, मृणाल सेन है, इसी तरह से दक्षिण में भी कई बड़े बड़े फिल्मकार हुए, तमिलनाडु में हुए। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी से इतर भाषाओं की फिल्मों की भी जहाँ आवश्यकता होगी हम उसकी चर्चा करेंगे और समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने समय के साथ और अपने समाज के साथ इन फिल्मों का संबंध कैसा था, इसे भी हम देखेंगे। धन्यवाद। तो ये देखा आपने जबरीमल पारक साहब ने जो है यात्रा कथा में, 5वें एपिसोड की यात्रा कथा में सिनेमा के विकास को, सिनेमा ने किस तरह से अपने आप को गंभीर बनाया, समाज से जोड़ा और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। जो पारक साहब ने कहा कि वो स्वर्ण युग हो रहा हो और उस समय जो सरकार थी वो आज की सरकार की तरह नहीं थी, बल्कि आलोचना को भी उतना ही सम्मान देती थी, कला की पुजारी थी, कला की बात करती थी। सिनेमा कैसी बनी है, आलोचना सरकार के खिलाफ बोल रही है या सरकार के समर्थन में है, ये महत्वपूर्ण था कि जो अभिव्यक्ति का स्वर था कितना कलात्मक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे नए विषय पर और आगे बढ़ेंगे, भारत की जो सिनेमा की यात्रा कथा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए आपका भी आभार, और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें ताकि हम और अगर इसमें कुछ आयाम जोड़ने हैं तो जोड़ें, और ये कथा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पारक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों।